नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन के चलते फीस न लेने के निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। दरअसल एक वकील ने यह याचिका दायर की थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति C हरिशंकर की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए आगे विचार करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि छात्रों को ई शिक्षा के जरिए पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए किसी भी शिक्षक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कोर्ट का कहना है कि ई शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचर्स को अपने घरों में इंटरनेट कनेक्शन से लेकर बहुत सी चीज़ों पर खर्चा करना पड़ा होगा। क्या इन सब व्यवस्थाओं को कोरोना के बाद भी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इसकी रोकथाम में जुटे कोरोना वॉरियर्स भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। दिल्ली में CRPF के एक 55 वर्षीय जवान की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। CRPF की ओर से जानकारी दी गई है। जानकारी में बताया गया कि जवान की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीते सप्ताह उसे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसमें अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पुलिस के जवान भी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस को लेकर ब्रिक्स देशों की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सभी ब्रिक्स देशों ने विदेश मंत्री वहां के शामिल हुए और इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें भाग लिया और इस बार मीटिंग की अध्यक्षता रूस ने की। गौरतलब है कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और सभी एकजुट होकर इसका सामना कर रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई और इस बैठक में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही छुट्टियों में भी बच्चों को मिड डे मील घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत की गई है और सभी ने अपने सुझाव HRD मिनिस्टर को दिए। विशेष करके ऑनलाइन शिक्षा को कितना सुदृढ़ कर पाएंगे और अंतिम छात्र तक कैसे करके वो ऑनलाइन शिक्षा हमारी जा सकती है, उनकी क्या कठिनाइयां हैं और कितना पाठ्यक्रम उनके पास तैयार है और किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो लगातार हर स्टेट ने बोला और मुझे खुशी है कि पूरे देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व था। शिक्षा मंत्रीगण थे और प्रमुख सचिव थे, निदेशक थे। तो पूरा शिक्षा का पूरा तंत्र देश भर का जो स्कूली शिक्षक है और उसमें पूर्व में भी जो बातचीत हुई है उसकी चर्चा के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा, जैसे हम लोगों ने कहा था कि मिड डे मील बच्चे के घर तक पहुंचे और हम लोगों ने जो निर्णय लिया था कि छुट्टियों के दिनों में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिलता था, हमने इस समय निर्णय लिया कि वो छुट्टियों के दिन का भी मिलेगा और उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किया 957 करोड़ रुपए का। तो वो बच्चे को रेगुलर मध्याह्न भोजन भी प्राप्त होता। वहीं शिक्षा मंत्रियों की इस बैठक में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री को सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पनपे मौजूदा हालातों में 10वीं और 12वीं के पेंडिंग बोर्ड एग्जाम आयोजित करना संभव नहीं है। मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को सुझाव दिया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को भी 9वीं और 11वीं क्लास के छात्रों की तरह ही इंटरनल एग्जाम के नंबरों के आधार पर बिना परीक्षा दिए ही पास कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल में यह घटना घटी है। पुलिस के ऊपर हमला हुआ
उसी का कारण एक ही है, तुष्टीकरण का राजनीति का कारण बंगाल में पुलिस का मनोबल एकदम नीचे चला गया। हावड़ा रेड जोन होते हुए भी कोई लॉकडाउन का परवाह नहीं है। हमने देख रहे पुलिस पश्चिम बंगाल में 2 रोल प्ले कर रहा है। कुछ एरिया में पुलिस ज्यादा सक्रिय है और कुछ जो माइनॉरिटी इलाका है उसमें पुलिस हाथ जोड़ रहा है लॉकडाउन पालन करने के लिए। आज इसी का कारण टिकियापाड़ा में, हावड़ा में जो घटना हुआ, ये दुखदायक घटना है। पुलिस का ऊपर हमला जैसे हुआ, जैसे पुलिस का जीप को तोड़फोड़ किया गया, आज तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण। इसलिए पश्चिम बंगाल में पुलिस, ये सारे पुलिस बाहिनी 4 दिन लॉकडाउन करके दिखाया था, लेकिन जिस दिन से पुलिस के ऊपर धर्मीय दबाव आ गया, मेरुकरण के हिसाब से सरकार शासन चला रहा है, उसी दिन से मनोबल पुलिस का भी गिर गया। और हावड़ा का घटना इसका ताजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन पर गाइडलाइन जारी की। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कल बताया था हमने आपको, और एक जिला ड्रॉप हुआ है, यानी कि 2 जिले ऐड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह है लखीसराय बिहार में। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कांस्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जब हम कार्य करें तो वहां पर किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना हो। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उनके 18 ऑटोनोमस बॉडीज और साथ में उनसे संबंधित PSUs के डायरेक्टर्स के साथ रिसर्च के बारे में समीक्षा की। उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स, रियल टाइम PCR बेस्ड डिटेक्शन किट्स और कोविड-19 के लिए वैक्सीन के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, कॉरपोरेशन कमिश्नर्स, दिल्ली के सभी जिलों के DMs और DCPs, सेंट्रल और स्टेट के जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ भी कोविड सर्वेलेंस के करंट स्टेटस का दिल्ली और आसपास के प्रांतों से संबंधित रिव्यू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरी माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए होम आइसोलेशन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन पेशेंट्स के पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए उनके रेजिडेंस पर रिक्विजिट फैसिलिटी है, उनके पास इस होम आइसोलेशन के लिए ऑप्शन होगा। ये प्रेजेंट गाइडलाइंस जो हमने इशू की हैं, यह गाइडलाइंस 7 अप्रैल को जो हमने इससे पहले सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस को मैनेज करने से संबंधित गाइडलाइन थी, उनके एडिशन में है। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन पर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा। मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोज करना होगा। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसको निरंतर उपयोग करना होगा। उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए। 24/7 बेसिस पर देखभाल करने के लिए उनके पास एक केयर गिवर अवेलेबल होना चाहिए और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए। केयर गिवर और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के रूप में लेना होगा। पेशेंट अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एग्री करें और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म करें। अगर कभी भी कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस को नहीं लेगा तो वह संक्रमित हो सकता है। ये हमारे लिए शुरू से ही एक बहुत सोचनीय विषय रहा है, जिसके बारे में आपके द्वारा भी और हम स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन और हमारे एम्स के द्वारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरे देश में जा रहे हैं, उसमें हम बताते रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो रिक्वायर्ड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। अगर रिक्वायर्ड गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तभी इन्फेक्शन होने का खतरा है। आप ये मान के चलिए कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स कोविड-19 ही नहीं, अपने ICU में जब वह डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को डील करते हैं, डिफरेंट टाइप की सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उनको रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेनी होती है, जिसकी वजह से ही हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स उन सारी डिजीजेस को मैनेज करते हुए भी अपने आप को बचा कर रखते हैं। तो जरूरी है कि हम
हर तरीके से जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करें। उसके अलावा जैसे आपने दूसरा प्रश्न पूछा था, देखिए इसमें भी अभी वर्ल्ड ओवर कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि बहुत ही मिनिस्क्यूल नंबर है कि कुछ लोग पहले ठीक हुए लेकिन उनके बाद में उनको फिर कोरोना इन्फेक्टेड पाया गया। लेकिन ये इतना भी मिनिस्क्यूल परसेंटेज है कि इसके बारे में अभी हम कंक्लूसिव एविडेंस ये नहीं ले सकते कि जो कोरोना से संक्रमित आदमी है वह ठीक हो गया तो वो सारे के सारे ही ऐसे हो जाते हैं। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि जो आदमी पेशेंट ठीक हो चुका है पीसीआर टेस्ट के द्वारा, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो क्लियर हो चुका है, तो वह पर्टिकुलर पर्सन बिल्कुल ठीक। एक बीजेपी विधायक सुरेश ने मुस्लिमों से सब्जी लेने के लिए मना किया है, जिस पर केसी त्यागी ने बीजेपी से कार्रवाई करने की बात करते हुए और भी कई मुद्दों पर टिप्पणी की है। बिहार सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का वस्तुतः पालन कर रही है। केंद्र सरकार का निर्देश है कि जो जहां है वहां रहे और सोशल डिस्टेंस के नियम का। ममता बनर्जी का ये वक्तव्य स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बड़े खतरे को इनवाइट कर सकती। खतरा अभी टला नहीं है, मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, लिहाजा मुख्यमंत्रियों का ये संदेश बहुत साफ है कि लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। WHO ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक अभी खतरा टला नहीं है। जुलाई के आसपास एक बड़े हमले की आशंका कोरोना वायरस की हो सकती है। तिवारी बीजेपी MLA का वक्तव्य संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी की उस धारणा के विरुद्ध है जिसमें उन्होंने धर्म के आधार पर भेदभाव करने का मनाही की है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। उन्होंने संघ प्रमुख की जो की गई सीख है उसके विरुद्ध आचरण किया। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर चर्चा की। कि प्रयागराज से कल उन्होंने एक अच्छी, बहुत ही छात्रों के हित की जो है निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिया और प्रयागराज से छात्र जो वहां परीक्षाओं की अन्य तैयारियां कर रहे थे, अब वो जाना उनका अन्य अन्य जनपदों में शुरू हो गया है। ये जो प्रयागराज से बसें चल रही हैं, लगभग 300 बसें चलनी हैं और अब तक जो है संभवतः 50 से अधिक बसें जो है वहां से निकल चुकी हैं और ये निरंतर सिलसिला आज और कल जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो छात्र जाएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, ये बहुत जरूरी है और जहां भी मूवमेंट होता है स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर ही किसी को चलाया जाए और जहां रिसीव हो वहां भी पुनः जो है स्वास्थ्य परीक्षण हो, इस पर उन्होंने बल दिया है। बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या के मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक मंदिर में 2 साधुओं की हत्या की घटना पहली नहीं है। योगी सरकार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यही बीजेपी पालघर की घटना का सांप्रदायिक रंग दे रही थी। अब बताएं कि योगी राज में क्या हुआ है और इस मामले में योगी सरकार ने अब तक क्या किया है। का जवाब दूं, क्योंकि पूरे देश में साधु संतों और धर्म में विश्वास और आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का मन छलनी हुआ, अति पीड़ा हुई। जिस प्रकार से 2 साधुओं जो शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, योगी सरकार में उनकी नृशंस, जघन्य और नाकाबिले माफी दिन दहाड़े हत्या हुई है। योगी सरकार में यह पहला वाकया नहीं जब साधु संतों या अलग अलग धर्मों के धर्म स्थलों पर हमला हुआ है या अलग अलग धर्म के अनुयायियों के ऊपर हमला हुआ है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी, जो पालघर में जहां हिंदू मुसलमान विवाद था भी नहीं, उसको भी सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश कर रही थी, आज आगे आकर ये बताएंगे कि उनकी नाक के नीचे
शिव जी के दो भक्तों, दो साधुओं और संतों की नृशंस हत्या कैसे हुई। दिल्ली पुलिस पब्लिक की सुरक्षा के साथ साथ कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने स्थानीय कलाकारों का सहारा लिया है। दिल्ली के आर.के. पुरम क्षेत्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पर स्थानीय कलाकार जो कि यमराज की वेशभूषा में सड़क पर निकलकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए नजर आए और लोगों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरह कई और राज्यों की पुलिस भी लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ चुकी है। सुरक्षित रहो और ये देव रूपी दिल्ली पुलिस के अधिकारी और इन कर्मचारियों का कहना मानो। स्टे होम, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, मास्क का उपयोग करो, सैनिटाइजर से हाथ धो और घर में बार बार साबुन से हाथ धोते रहो। तो खड़ी है दिल्ली पुलिस, हम हैं यम है हम, हमें भी यमलोक छोड़ के हे मूर्ख पृथ्वीवासियों तुम्हें समझाने के लिए आना पड़ा, तब पर तुम मूर्ख हो, समझने वाले नहीं हो। मुझे भी लगता है मेरे यमलोक में भी खामाखा की भीड़ तुम करने वाले हो, इसीलिए मैं स्वयं आ गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन जारी है। वहीं लोगों से लगातार घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। समाज सेवी और प्रशासन लोगों को अलग अलग तरीके से लगातार जागरूक कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो पश्चिम बंगाल के रायगंज से सामने आया है, जहां पर शोले फिल्म का गब्बर और सांबा बनकर के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अपने आप को बचाना और अपने परिवार सहित देशवासियों को भी बचाना। सरकार जो भी बात बोले उस नियम का पालन करना वरना कोरोना आ जाएगा। और कोरोना आ जाएगा तो क्या होगा जानते हो? देश में जारी लॉकडाउन के दौरान जनता और पुलिस के बीच भिड़ंत की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे ही खबर पश्चिम बंगाल से भी सामने आई है, जहां पर कोलकाता से सटे हावड़ा में भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये घटना हावड़ा के टिकियापाड़ा के बेलिलियस रोड में घटी है। ये इलाका रेड जोन बताया जा रहा है। इसके बावजूद भी लोग वहां लॉकडाउन का उल्लंघन करके बाजार में भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और भीड़ को वहां से हटाने की कोशिश की गई। तो भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद जमकर पत्थरबाजी भी की गई। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और भीड़ ने 2 पुलिस वाहनों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद इलाके में हालात पर काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा गया। पश्चिम बंगाल में अब ये ताज़ा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया हो। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम आरोप पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर लगाए जा रहे हैं और इस हमले के पीछे भी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। हिमाचल के ऊना में डीसी ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। ऑफिस खुलते ही लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। इस बीच डीसी ऊना खुद लोगों की सहायता के लिए आगे आए और लोगों के पास बनाने के लिए उनके डॉक्यूमेंट भी खुद ही चेक करने लगे। जिस तरीके से पास बनवाने का कार्यक्रम अब शुरू हुआ है, तो उसी को लेकर के
डीसी ऑफिस के बाहर हिमाचल के ऊना में भारी भीड़ देखी गई और वहां पर डीसी खुद ऐसे इस काम में सामने आए और उन्होंने लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनके पास बनाए। जिस तरीके से लॉकडाउन लागू है देश भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए, उसी को लेकर के एहतियात के तौर पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे तमाम कागजात तैयार किए जा रहे हैं। हर फरियादी की बात सुन रहे, किस लिए लोग इकट्ठा हुए हैं? काफ़ी लोग जो हैं वो हमारी जो ऑनलाइन की साइट है ई कोविड वो स्लो हो गई है, उस वजह से इन लोगों को यहाँ आना पड़ा है क्लासेस के लिए। सभी एक्सीडेंसीज कोई ना कोई फार्मिंग एक्टिविटी, कोई मेडिकल एक्सीडेंसी, इसके लिए इनको थोड़ा सा तो सर कितनी देर में जो इनका काम जो 1 घंटा तकरीबन लगेगा जी। 1 घंटा सबको वेट करना पड़ेगा जी, 1 घंटे तक जो है सभी का। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना संक्रमित लोगों को ठीक करने का एकमात्र जरिया उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को हरी झंडी दे दी है और इसी तरह मुंबई पुलिस कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर कोरोना संक्रमित मरीजों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मदद कर रही है। कोरोना संक्रमित और क्वारंटीन किए गए लोगों को फल और दूध का वितरण करवा रही है। मुंबई सहित पूरे देश में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ WHO ने जिस तरह से लोगों को अवगत कराया है कि आप अपना इम्यूनेशन पावर लगातार बढ़ाते रहिए, उसको देखते हुए जिस तरह से लगातार तमाम संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं। ऐसे कि मुंबई के ESI कामगार हॉस्पिटल के पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को जो है जो संक्रमित है या जिनको क्वारंटाइन किया गया उनको रखा गया है। ऐसे में स्माइल सोल फाउंडेशन लगातार उनकी मदद में आगे आई है। उनके लिए जो है तमाम तरह के फ्रूट्स जो है लेकर उनको पहुंचा रही है। दूध की बात की जाए तो दूध उनके साथ है और ऐसे में जो है वो फ्रूट्स जिसमें जो है इम्यूनेशन पावर बढ़ाई जा सकती है, जैसे संतरे की बात की जाए, एप्पल की बात किया जाए तो तमाम वो चीज़ें जो है लगातार मुहैया करवाई जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक समतानगर के अधिकारी भी हैं जो जानकारी देंगे कि किस तरह से इन संस्थाओं की सेवा अनुरोध जारी है। जी, महाराष्ट्र शासन ने कोरोना इस बीमारी के लिए जो आदेश किए हैं, हम सब लोगों से विनती कर रहे हैं कि आदेश का पूरे पालन करें। किसी हालत में कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, बहुत ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकले। घर से बाहर निकलना है तो आप मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र कीजिए। अगर घर से बाहर निकलते वापस घर में जाते हो तो तुरंत स्नान करना चाहिए, कपड़ा चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोगों से विनती करते हैं कि ये जो माहौल है, ये महामारी का माहौल है, बहुत ख़राब हो चुका है। सब लोगों ने मिलके इसका सहकार्य करके इस महामारी का नाश करना बहुत ज़रूरी है। संस्थाएं जो है यहाँ पर जो है जो पेशेंट है उनके लिए जो है इम्यूनेशन पावर बढ़ाने के लिए तमाम तरह के तरल पदार्थ दे रही हैं, दूध दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं। क्या क्या बहुत सारे संस्था है जो खुद होके सामने आ रही है, फ्रूट देना, खाना देना, जो इम्यूनिटी बढ़ाएगी उस पर की दवाएँ देना, आयुर्वेदिक दवाएँ देना, ये दे रहे हैं। ऐसे ही आज एक संस्था है हमारे यहाँ पे ESI हॉस्पिटल है, वहाँ पे 24 कोरोना पेशेंट हैं, उनके लिए काफ़ी उन्होंने फ्रूट्स कुछ दवाइयाँ वगैरह लाई है। तो उन्होंने ये सब दवाई उनके यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर है उनको दे चुके हैं और ऐसे ही वो हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि ऐसे हर जगह आप भी कोऑपरेट करें। ऐसी बात है, तमाम संस्थाएं जो लगातार इस मुश्किल वक्त में अनाज राशन मुहैया करवा रहे थे, ऐसे में स्माइल सोल फाउंडेशन जो है लगातार उन मरीजों को भी मददगार साबित हो रही है जो एडमिट है या संक्रमित है। क्या किस तरह की आप लोगों की सेवा जारी है?
हम लोगों की बहुत सारे सेक्टर में सेवा चालू है। हम स्लम में फिर अंडर प्रिविलेज लोगों को कंटिन्यू अनाज राशन भी पहुंचाते हैं। और आज 2-3 दिन से हमने ये कोविड-19 के हॉस्पिटल्स में का इनिशिएटिव लिया है, जिनको हम फ्रूट्स, दूध, बिस्किट्स वगैरह की सेवा शुरू की है हमने, और हम लगातार ये करते रहेंगे जब तक पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट रहेगी। जाहिर सी बात है, लगातार उन मरीजों को सेवा मुहैया करवाई जाएगी जब तक इनकी सेवा जारी रहेगी। ऐसे में कांदिवली के इस हॉस्पिटल में भी मौजूद है, जहां पर तमाम लोग एडमिट हैं। उनके लिए इम्यूनेशन पावर बढ़ाने के लिए वो तमाम सामग्री, खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ दिया जा रहा है, जिससे उनकी इम्यूनेशन पावर बढ़े और उनकी शक्ति में वृद्धि हो और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। कैमरा पर्सन सुखविजय का मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। कोरोना महामारी से लड़ाई में हर खास और आम लोग लगे हुए हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी इस बीमारी से लड़ने में युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। ऐसे में आम लोग और समाज के सभी वर्ग भी बढ़ चढ़कर कोरोना से लड़ाई में आगे आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां इस बीमारी ने खासा कहर मचा रखा है, वहां के पुणे से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। वहां पर एक मस्जिद को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। पुणे के आजम कैंपस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर बनी मस्जिद को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर कोरोना मरीजों को क्वारंटीन किया जा सकेगा। और महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एंड एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन PA इनामदार ने ये बताया है कि इस वक्त राष्ट्र हित में कार्य करना हमारा कर्तव्य है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जितना संभव है हम सरकार की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद को इसलिए खोला गया, अभी वक्त है कि मज़हब की बातें करने का नहीं है, मज़हब की फ़िलॉसफी पे अमल करने का है। हर मज़हब की फ़िलॉसफी क्या बोलती है? इंसान को उसके बुरे वक्त में काम आना चाहिए। अब यहाँ पे इंसानों को बुरा वक्त आया हुआ है और उनके काम में आना हर मज़हब की फ़िलॉसफी का हिस्सा है। तो हमने इसलिए यहाँ पर क्वारंटाइन का काम जो रहता है 14-15 दिन का रहता है। तो ऐसे हालात में लोग काफ़ी डिफ़िकल्टी सिचुएशन के अंदर कॉरपोरेशन या कलेक्टर के या जो भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो अरेंजमेंट किए हैं वहाँ पे रह रहे हैं। पहला 14 दिन या 21 दिन एक जगह बिठाना, उससे आदमी आधा परेशान नहीं हो जाता, पागल हो जाता है। और साथ साथ में फैसिलिटीज़ का भी मामला होता है और फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है। गवर्नमेंट की कोई भी काम में कोई एक चाय की जगह 2 चाय ऑर्डर करना है तो 11 टाइम किसी को पूछना पड़ता है। तो वो उनके प्रोसीजर के हिसाब से वो नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। तो हमने फिर ऑफ़र दिया कि हम ये करने के लिए तैयार हैं। कलेक्टर को भी भेजा और कमिश्नर को, पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमने ऑफिशियल लेटर दिया है। सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ हिंसा को गैर जमानती अपराध बनाया है और साथ ही ऐसा करने वालों को 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा कर्मियों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात के सूरत शहर में भी सामने आया है, जहां पर लॉकडाउन लागू करा रहे सुरक्षा कर्मियों पर लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक डिंडोली क्षेत्र में कुछ पुलिसकर्मी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लोगों को हिदायत देने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इलाके के लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया और इस हमले में पुलिस वाले घायल हो गए। वहीं इस मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। સવારે PCR પેટ્રોલિંગમાં હતી અને રેલવે ટ્રેક પાસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન માણસો જે પાર ફરતા દેખાયા હશે એટલે ગયા હતા કે એ લોકોને દોડધામ થઈ હતી, એમાં કોઈ પડી ગયું। પછી બધા જે આજુબાજુ રહેતા હશે લોકો ભેગા થયા અને એમણે રેલવેને પટરી ઉપર જે પથ્થર હોય એનાથી પથ્થરમારો કર્યો હતો। એક પોલીસવાળાને ઈજા થયેલી છે, સારવાર કરાવેલી છે અને 5 માણસો બાકીના ફોર્સ પહોંચ્યા પછી 5 માણસો ડિટેન કરેલા છે અને ફરિયાદ લેવાની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે। हरियाणा के अंबाला में 48 घंटे में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने अब संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास और तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में अंबाला के उपायुक्त ने शहर में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा बनाई गई व्यवस्था का उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त के इस दौरे के दौरान अंबाला के पुलिस कप्तान भी उनके साथ मौजूद रहे।
देखिए, हम यही विजिट किया है, कंटेनमेंट जोन बनाया है, लगभग 400 हाउसेज इसमें शामिल किए गए हैं और कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा यही कहना है सबको, सावधानियां बरतनी है और अंदर किसी की मूवमेंट नहीं होगी आउटसाइडर की। जितनी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चाहे मेडिसिन हैं, चाहे मिल्क है, चाहे ग्रोसरी है, चाहे वेजिटेबल्स हैं, सभी का इंतज़ाम प्रॉपर किया जाएगा और किसी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और जिस घर में पेशेंट, उस घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो बाई चांस कहीं से क्या हुआ उसका हम बैक सैंपल ले रहे हैं। 38 कॉन्टैक्ट हमने ट्रेस करके कल सैंपल्स लिए हैं, उनका आज रिज़ल्ट आ जाएगा। और स्कैनिंग सभी की इस एरिया में की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग प्लस मेडिकल इन्होंने ड्यूटीज़ लगा दी हैं और हमारे डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, ANM सभी को कुछ कुछ पोर्शन में बांट के ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम इस बैक जा कर के और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें ताकि हमें पता लगे एक्चुअल इन्फेक्शन कहाँ से हुआ। हरियाणा के करनाल से सटी रिफाइनरी में ठेकेदार कंपनियां सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। आपको बता दें कि रिफाइनरी क्षेत्र के कोको चौक से एक मामला सामने आया है। दरअसल रिफाइनरी में शुरू हुए प्रोजेक्ट कार्य के लिए ठेकेदार कंपनियों की ओर से श्रमिकों को कैंटर में ठूस कर ले जाया जा रहा है। ठेकेदार कंपनियों की ये लापरवाही कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकती है। इस मामले की सूचना जैसे ही बोहली पुलिस को मिली तो चौकी प्रभारी राजपाल मलिक मौके पर पहुंचे और कैंटर को खाली करवाया गया। बता दें कि कैंटर के अंदर से करीब 30 श्रमिकों को उतारा गया। ना तो इन लोगों के मुंह पर मास्क लगे हुए थे और ना ही इनके अंदर कोरोना का डर दिखा। फिलहाल पुलिस ने भी इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायतों का पालन करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया है। कहाँ का रहने वाला है? यूपी सर। कौन से गांव का? यूपी है, जौनपुर। कितने दिन से काम कर रहे हैं? साहब जी काम करते हुए तो यहाँ हो गया करीबन 1.5 साल। कौन सी कंपनी है? VRC। कहाँ काम करती है ये? अपनी IOCL में। IOCL में जी। कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार जारी किए जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब हरियाणा के झज्जर में गांव सुलोधा से भी नया मामला सामने आया है। बता दें कि यहां एक ही परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस में तैनात एक जवान ड्यूटी के बाद घर आता था, जिसके चलते उस जवान के संपर्क में आने से जवान के माता पिता, 1.5 साल की मासूम और पत्नी संक्रमित हो गए। इसी के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 हो गई है। वहीं इस कड़ी में CMO रणदीप पुनिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। कोरोना के टोटल जो सैंपल हमने भेजे थे उनमें से 6 सैंपल टोटल पॉजिटिव आए हैं। 2 परसों रात को आ गए थे, 3 पॉजिटिव कल शाम को आए थे। एक जो नेगेटिव सुलोधा गांव के जो सिपाही दिल्ली पुलिस के थे जो संक्रमित होकर के दिल्ली में एडमिट हैं, उनके परिवार के हम जो 4 भेजे थे, 3 व्यक्तियों के नेगेटिव आई थी। चौथी उनकी जो पत्नी थी उनका भी हमने दोबारा सैंपल कल भेजा था, क्योंकि उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा बनती थी, तो वो पॉजिटिव आया। तो टोटल मिला के 4 सुलोधा के, एक बहादुरगढ़ विवेकानंद नगर का जो कि फार्मासिस्ट दिल्ली के किसी अस्पताल में कार्यरत है, और एक हमारे झज्जर सब्जी मंडी का जो हमने रैंडम सैंपल लिया था उसका भी पॉजिटिव आया। कल सब्जी मंडी के कुछ लोगों के जो सैंपल लिए थे उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी सर? इस सब्जी मंडी के व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद में हमने जितने भी आड़ती थे उन आड़तियों के पास जितने काम करने वाले व्यक्ति थे, प्लस में उनके ट्रांसपोर्टर्स जो आज़ादपुर मंडी से सामान लेके आते हैं, उन सभी की स्क्रीनिंग करके और सैंपल हमने ऊपर भेज दिए हैं और उन सैंपल्स की इंतज़ार है। रिपोर्ट आज रात तक या कल सुबह तक आने की संभावना है। जो जैसे रिपोर्ट जिस तरीके की आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के अंबाला में कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 30 लोगों को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इन सभी पर एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बता दें कि अंबाला के चंदपुरा गांव में एक कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग के दाह संस्कार को लेकर के गांव के लोगों ने विरोध किया था और साथ ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पत्थरों और डंडों से हमला भी किया था। हमलावरों में 3 महिलाएं भी थी। हमें 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। 27 मेल हैं और 3 फीमेल्स को अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश किया गया था।
हैं जी। कौन सी धाराएं लगाई? इनके ऊपर 307 भी लगी हुई है, 186 भी लगी हुई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर गेहूं खरीद को लेकर के हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़कर गेहूं खरीद ना करने का नित नया षड्यंत्र श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला की जोड़ी कर रही है। 9 दिन हुए हैं गेहूं की खरीद शुरू हुए, 6 फरमान जारी कर चुके खट्टर साहब और बदल रहे हैं। क्या ये यू टर्न सरकार है? क्या ऐसे गेहूं की खरीद हो पाएगी? 26 मार्च 2020 को खट्टर साहब आपने कहा 125 रुपया क्विंटल बोनस देंगे, फिर आप उससे मुकर गए, बदल गए। 13 अप्रैल और 16 अप्रैल 2020 को कहा आड़तियों को कि वो 7 प्राइवेट बैंकों में खाते खुलवाएं, विरोध हुआ तो आप उससे भी बदल गए। 21 अप्रैल 2020 को कहा कि अब आड़ती नहीं, ग्राम पंचायतें गेहूं की खरीद करेंगे, विरोध हुआ तो आप उससे भी बदल गए। 24 अप्रैल 2020 को भारत सरकार और खट्टर सरकार ने यह आदेश जारी किया कि पुराने सिस्टम से नहीं, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट से फिर गेहूं खरीदेंगे, जिस पर आड़ती और किसान को लेकर आपका विवाद भी है। और 27 अप्रैल 2020 को एक नया आदेश जारी कर दिया कि अब डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट से खरीद होगी और आड़तियों के माध्यम से नहीं। क्या ये नहीं दर्शाता कि आड़ती जो किसान का आधी रात का गहना और चलता फिरता बैंक है, आप किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हरियाणा में गेहूं की खरीद हो ही ना, ताकि सरकार को वो पैसा देना ना पड़े। अगर आप ऐसा करेंगे तो याद रखिए कि भाजपा जजप्पा के इस बेमोल गठबंधन को, इस गठबंधन को जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, निर्दयी है, आपकी हठधर्मिता को हरियाणा का किसान, आड़ती और मजदूर कभी माफ नहीं करेगा और आपको इसकी सजा मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और हीरापुर क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक दुकानदार लॉकडाउन के दौरान गुटखा तय कीमत से ज्यादा कीमत पर बेच रहा है, जिसके बाद खाद्य टीम ने हीरापुर क्षेत्र के किराना स्टोर में दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया गया। वहीं दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूपी के रामपुर में भी पुलिस जब लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए वहां पर पहुंची तो वहां झड़प हो गई पुलिस और लोगों के बीच। दरअसल टांडा थाना क्षेत्र के कस्बा दड़ियाल में लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिसकर्मियों से कुछ लोग भिड़ गए और पुलिस के साथ हाथापाई की, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई करते हुए लगभग 10 आरोपियों को नामजद कर मामला दर्ज कर लिया गया। कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं आए और उन्होंने उनसे हंगामा करके उन्हें छुड़ा लिया और जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश की, पीछे से पुलिस की पूरी टीम, मजिस्ट्रेट सब आ गए, तो इन्होंने हाथापाई करके उन्हें भगा दिया और पुलिस के सरकारी काम में, मजिस्ट्रेट के सरकारी काम में बाधा डाली। बाद में महिलाएं अनावश्यक का सड़क पे अवरोध कर रही थी, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ? अब ये तो पूरी एफआईआर टांडा थाने से मंगाने के बाद मैं संख्या बता पाऊंगा आपको, लेकिन उसमें जहाँ तक सामान्य जानकारी मेरी है, उसमें स्त्री पुरुष मिला करके लगभग 8-10 लोग नामजद हैं और कुछ अज्ञात हैं। इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी। हरियाणा में जो नए मामले कोरोना संक्रमण के पाए जा रहे हैं, उनका कनेक्शन दिल्ली से पाया जा रहा है। दिल्ली से हरियाणा में कोरोना प्रवेश कर रहा है और यहां रहने वाले लोगों में भी फैल रहा है। सोनीपत में एक स्टाफ नर्स जो दिल्ली में एक अस्पताल में कार्यरत थी, पहले वो कोरोना संक्रमित हुई और अब उनके परिवार में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। नर्स की मां और उसके पति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जो 2 नए केस हैं बेसिकली वो कॉन्टैक्ट्स ही हैं। वो हमारी एक स्टाफ नर्स है जो यहाँ पर नंदवानी नगर में रहती है और दिल्ली बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में काम करती थी, वह पॉजिटिव पाई गई थी।
अब उसके जो रिश्तेदार हैं वो भी, उसके हस्बैंड और उसकी जो मदर इन लॉ है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। सर आगे किस तरह से रोकथाम यहाँ पर की जाएगी उनके संपर्क में आने वाले लोगों को? जो ये केस ट्रैकिंग और जो कॉन्टैक्ट की ट्रैकिंग है वो हमारी लगातार चल रही है। जितने भी कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उनको हम आइसोलेट कर रहे हैं, उनकी सैम्पलिंग करा रहे हैं। सैम्पलिंग कराने के बाद पॉजिटिव आता है तो हम BPS कानपुर उनको रेफर कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते फतेहाबाद जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने टोहाना के नागरिक अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएमओ ने टीम का हौसला बढ़ाया और उचित दिशा निर्देश भी दिए। सीएमओ ने शहर में 2 जगह डेंगू का लार्वा भी मिलने पर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और बच्चों के टीकाकरण और टीबी के लोगों के इलाज से संबंधित निर्देश भी सिविल सर्जन ने नागरिक अस्पताल प्रबंधन को दिए। हम अपनी तैयारी का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। आजकल मौसमी बुखार वगैरह काफ़ी चल रहा है, होने की संभावना होती है, तो स्टाफ का कुछ मनोबल बढ़ाना है, कुछ इनकी जो कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा की जानी है और साथ में नई हिदायतें दी जाएंगी। में अधिकांश दुकानें तो मेरे को बंद पाई, सिर्फ कृषि उत्पादन के साथ जो जुड़ी हुई हैं वही दुकानें खुली थी। सर हम अपनी एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। हमारी सारी हेल्थ टीम्स जो हैं सचेत हैं और वो जब भी फील्ड में विजिट में जाएंगी वो लार्वा को भी चेक करेंगी, लोगों को पानी के खाली करने के बारे में भी बताएंगी। मेरी लोगों से इल्तिजा है कि रोज़ अपने हर हफ्ते एक बार अपना कूलर को जो है उसको खाली करें, पानी की टैंकियाँ साफ़ करें, उनको सुखा के दोबारा नए ताज़े पानी से भरें। इससे डेंगू का लार्वा, मलेरिया का लार्वा नहीं पनपेगा। इसके बाद लॉकडाउन के चलते लोगों को घरों में कैद हुए 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, जिसके चलते लोग ना तो कोई धार्मिक सम्मेलन कर पा रहे हैं और ना ही कोई फैमिली फंक्शन। लेकिन इसी कड़ी में जिले की महिला पुलिस अधिकारी ने अकेले रह रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग का जन्मदिन मनाकर मानवता का सबूत दिया है। दरअसल सेक्टर 8 में एक बुजुर्ग घर पर अकेले रह रहे थे और महिला थाना प्रभारी नेहा चौहान को जानकारी मिली थी कि उस बुजुर्ग का जन्मदिन है, जिसके बाद महिला पुलिस अधिकारी केक लेकर उनके घर पर पहुंची और उनके घर पर पहुंचने के बाद बुजुर्ग पुलिस का ये चेहरा देखकर भावुक हो गया। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस वीडियो को शेयर किया। सर ऐसा है, हमें पता चला था, हमारे एसीपी मैम ने मैसेज किया था कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने लिंक भेजा मुझे, तो मैंने देखा कि बुज़ुर्ग लिखा हुआ था उसमें, घर पे अकेले हैं, एक डॉग के साथ रहते हैं। तो आज उनका बर्थडे है, तो मुझे ऐसे लगा कि उनको विश करना चाहिए, इसलिए मैंने केक लिया और उनका बर्थडे मनाने चले गए। जी। तो और भी कर्मचारी थे आप? जी, मेरे साथ मेरी टीम थी पूरी वुमेन पुलिस स्टेशन की, वो हमारे साथ गए थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा उनका बर्थडे मना के, उनको एकदम से सरप्राइज़ मिला, तो उसमें हमें भी बहुत खुशी मिली। ये कहाँ के रहने वाले बुजुर्ग हैं और क्या अकेले रहते थे? वो हाउस नंबर 757 में सेक्टर 8 में रहते थे और अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। और हम वहाँ पे गए तो उनको एकदम से सरप्राइज़ मिला और वो इमोशनल हो गए, रोने भी लग गए। तो हम भी इमोशनल हो गए थे थोड़े से, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें। संकट की इस घड़ी में आप जो एक बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी के साथ साथ जो है लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, लंगर भी लगा रहे हैं, तो इसके लिए जो आप क्या संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को जो आगे आने चाहिए? और मैं ये कहना चाहती हूँ सर इसके बारे में कि हमसे जो हो सकता है हम लोगों की हेल्प करते हैं और कोशिश करते रहेंगे आगे भी लोगों की हेल्प करने की। और ये हमारे अंदर मन से ही हमें फीलिंग आती है कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए और हम कर रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बार जहां लॉकडाउन जारी है और वहीं किसानों को फसलों को काटने में भी लॉकडाउन की वजह से परेशानी हुई है, मजदूर नहीं मिले, तो वहीं अब ऐसा लग रहा है कि कुदरत शायद किसान से नाराज है और इसी वजह से मौसम की मार भी किसान को झेलनी पड़ रही है। यूपी के अमेठी से ये रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना के संकट को झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों पर प्रकृति की मार लगातार पड़ रही है। इस बार रबी की फसल की बुआई से लेकर कटाई तक किसानों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि कहर बनकर बरसी है। इसके चलते इस बार गेहूं की पैदावार आधी रह गई। दूसरी तरफ जब किसान जैसे तैसे कर अपनी फसलों को मंडियों तक लेकर पहुंचे, तो वहां व्यवस्था सही न होने की वजह से फसलें बारिश की भेंट चढ़ रही हैं, जिससे किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसे लेकर जब हमने गोदाम के कर्मचारी और चौकीदार से बात की, तो वो कुछ भी साफ जवाब देते नजर नहीं आए। कितना अनाज भीगा हो लगभग? ढापा तो रहा है, का की जाए आंधी पानी में। लेकिन यह गाड़ी देखें या भीगा दिखाता है या इधर नीचे पूरा भीगा दिखाता है। गाड़ी वाले समझो ना ढापे रहेगा ना, लेकिन भीगा है तो आंधी आएगी तो पन्नी जो बाटे पगल हो गए। अब तो क्या करें इसमें। और जो जमीन में ही माल रखा है राशन जमीन में, हाँ या तो क्या करें इसको। अबे ये सब भी भीग गया है। तो भीग तो पन्नी मिकाना है, इसमें पन्नी उड़ गई अबे, इसलिए राशन भीग गया। और क्या। लेकिन चावल भीगा है तो कल माल नहीं उतर पाया? नहीं, कल ही शाम को आया ना। अच्छा, कल शाम को आया। तो कोई व्यवस्था नहीं मिली आपको यहाँ पे चावल उतारने के लिए? कल शाम की के उतार दे, सब लेबर चला गए हैं घरे, इस वजह से ट्रक पे ही रखा रह गया माल। ये बताइए कि ये अनाज बाहर रखा है, जो क्या वजह रहा कि अनाज बाहर रह गया? जगह ही नहीं इसमें, बस जगह के मारा रखा गया बाहर। अब अनाज तो भीग गया। नहीं, वह बगल भीगा, जब लोग पन्नी पड़ी उतना बचे हुए। वहीं इस बारे में जब हमने जिला खाद्य और विपणन अधिकारी से बात की, तो वो सिर्फ हल्के नुकसान की ही बात करते नजर आए। क्या नाम है आपका? बीसी गौतम। किस पद पे हैं? जिला खाद्य विपणन अधिकारी अमेठी। ये गेहूं की खरीद इस समय चल रही है, कितने क्रय केंद्र बनाए गए हैं और उस पर क्या स्थिति है, लक्ष्य क्या है और उसके सापेक्ष इस समय खरीद क्या हो चुकी है? जनपद में कुल 50 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। 51,500 MT हमारा लक्ष्य दिया गया है। कल तक की हमारी खरीद 1550 MT की है, जो 3% है। 320 किसानों से खरीद हुई। वहीं इस मौके पर जब हमने जिला खाद्य और विपणन अधिकारी से गेहूं खरीद का लक्ष्य जाना, तो उन्होंने बताया कि इस वर्ष हमें गेहूं की खरीद के लिए 51,500 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें सोमवार तक हमारी खरीद 1,550 मीट्रिक टन हो गई है, जो लक्ष्य के हिसाब से 3% हो पाया है। अभी तक जिले में कुछ 320 किसानों से ही खरीद हो पाई है। बौछार लग गई है, उसके ऊपर पन्नी पड़ी हुई थी गेहूं के ऊपर। तो जो भीगे है उससे कोई नुकसान कोई नहीं? गेहूं भीगा नहीं है, बौछार जो पन्नी से ढका हुआ था गेहूं, वो अगल बगल से बौछार लग गई होगी, लेकिन पूरे गेहूं ढके हुए हमारे यहाँ। जायस और अमेठी में 2 ही जगह गेहूं थे। मौसम बिगड़ रहा है और गेहूं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्लानिंग बनाई जा रही है? हर जगह हमारे यहाँ प्लास्टिक की व्यवस्था होती है ढकने के लिए, और इसके लिए अधिक से अधिक हम लोग कहते हैं जो खरीद हो जाए उसको भारतीय खाद्य निगम में भंडार कर दिया जाए। तो ये इस जो लक्ष्य दिया गया है, लक्ष्य की पूर्ति कब तक के लिए है? कब तक? लक्ष्य की पूर्ति हमारे पास अभी तक तो 15 जून तक के लिए है। और किसान इस बार आपको लग रहा होगा फील्ड में गेहूं कम दे रहे हैं, मंडियों में कम आ रहा है। बता दें कि इस बार अमेठी जनपद में 51,500 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 320 किसानों से अभी तक 1,550 मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीद हो पाई है, जो कि लक्ष्य का मात्र 3% है। ऐसे में सरकार की ओर से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर पाना विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि इसके लिए अभी तक 15 जून तक का समय दिया गया है, लेकिन जिस हिसाब से FCI गोदामों में लापरवाही बरती जा रही है, समय पर फसलों की उठान नहीं हो पा रहा है और गोदामों के अंदर स्टॉक रखने के लिए जगह तक नहीं है, उस हिसाब से
तो ये लग रहा है कि जनपद में लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं है। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट, ANB न्यूज। राजस्थान में सभी हॉटस्पॉट जिलों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार योजना पर काम किया जा रहा है। इसकी जानकारी खुद चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं, लेकिन प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में गिरावट देखी जा रही है। विभाग इन जिलों के प्रति सजग और सतर्क है। यहां पर जांच और सैंपलिंग की गति भी बढ़ा दी गई है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जितनी ज़्यादा जांच होगी उतनी जल्दी कोरोना संक्रमण का पता चलता है। फैलाव में आशातीत कमी आई है। अगर 14 अप्रैल में तक जो फैल रहा था जिस तरीके से, अगर उसी रूप में फैलता रहता तो ये 4,500 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हो जाते। हमारे इस संक्रमण को रोकने की वजह से ही आज 2328 लोग ही पॉजिटिव हैं और ये हमारी प्रक्रिया निरंतर इस संक्रमण को रोकने के लिए जारी है। दूसरा, राजस्थान में जो सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं अभी तक, वो करीब 88,000 सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में सैंपल्स का कलेक्शन करना और जांच का पर डे कैपेसिटी का बढ़ाना, ये अपने आप में एक प्रगति है जो कि कोरोना से हम लड़ने के दौरान हमारी बढ़ाई है हमने कैपेसिटी। कुल मिला के 7 जगह पे हॉटस्पॉट बने हुए हैं अभी, लेकिन पिछले 12 घंटों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 66 ही हुई है। इसलिए हमने जो रामगंज इलाके में भी बराबर सैंपल ले रहे हैं। हमारा एवरेज सैंपल कलेक्शन 3,500 से 5,500 के बीच में पिछले 31 मार्च से और आज 28 अप्रैल तक ये एवरेज आपका 4 से 4,000 के करीब रहता है पर डे सैंपल कलेक्शन का। तो कुल मिला के जो पेंडेंसी थी वो भी हमने क्लियर की है। राजस्थान के जयपुर में कोरोना संकट के बीच राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों की मेहनत रंग लाई है। SMS अस्पताल के चिकित्सकों ने एक कारनामा कर दिखाया है। यहां पर 90 वर्षीय बुजुर्ग मरीज कोरोना संक्रमण से फ्री हो गया है। जी हां, ये बुजुर्ग मरीज सर्वाधिक उम्र के कोरोना फाइटर बने हैं और इस दौरान अस्पताल से बाहर निकलते समय स्वास्थ्य कर्मियों ने बुजुर्ग का फूल देकर के स्वागत भी किया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कुड़ी थाना क्षेत्र के झालमंड चौराहे पर सड़क पर मिले नोटों से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। दरअसल झालमंड चौराहा भाटी डेयरी के सामने सड़क पर ₹250 सड़क पर मिले हैं और जिसमें सैनिटाइज करके पुलिस हेड कांस्टेबल पालीवाल और होमगार्ड दौलत राम मौके पर पहुंचे और नोटों को कब्जे में लिया गया। पुलिस के अनुसार किसी शरारती तत्व ने ही क्षेत्र में दहशत फैलाने के मकसद से ये काम किया होगा और पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालकर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी भूखा ना सोए और लगातार कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना वितरित किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर खाना अभी तक भी नहीं पहुंचाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है यूपी के झांसी में भी, जहां पर उपजिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर के पहुंच गई और खाना दिए जाने की गुहार लगाने लगी। झांसी जिले के तहसील मऊरानीपुर में यहाँ पर कोरोना वायरस 2 को लेकर बड़ी मारामारी आ रही है। यहाँ पर लोग बाग यहाँ पर कल से एक व्यक्ति को कोरोना पाया गया है, एक महिला को, तो झांसी जिले में बड़ी ही सुरक्षा कर दी गई है। यहाँ पर लोगों को घर में रहना ही यहाँ पर बोला जा रहा है। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग घर में ही रहें, लेकिन यहाँ के कुछ मोहल्ले जो नई बस्ती से यहाँ पर जो लोग बाग हैं, ये लोग पत्थर फोड़ के अपने यहाँ पर रोजगार करते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इन लोगों की खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की सरकार इन लोगों के ऊपर कोई इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर ये लोग यहाँ पर आज मऊरानीपुर की तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी के कार्यालय के पास आके ये लोग बैठ गए हैं कि इन लोगों की खाने की व्यवस्था की जाए। कुछ लोगों से मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, इन लोगों से मैं जानता हूँ कि लोगों की क्या व्यवस्था है, ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो मैं इनसे पहले दादी से पूछ लेता हूँ, दादी किस मोहल्ले से आई हैं आप? नई बस्ती से।
नई बस्ती से आई हैं आप, तो आपकी क्या समस्या है ऐसी? समस्या ये है कि भूखमंदी आपकी सरकारी की तरफ से आपकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है? व्यवस्था नहीं है। क्या आप लोग पे कैसे अपना गुजारा कर रही हैं? कैसे नहीं, भूखन मर रहे, अकेले चावल बना के खाती है। अकेले चावल से? तो क्या लोगों को खाना दिया जा रहा है सरकारी की तरफ से? यहाँ पे काफी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं आपके यहाँ पे? मदद नहीं मिल रही हम लोगों को, ना मेंबर को मदद करते, ना चेयरमैन। जो किट सब जगह मिल रही वो हम लोगों को नहीं, हम लोगों तक नहीं हुआ, ना खाना मिल रहा बना बनाया। आप लोगों को जो खाना है सरकारी की तरफ से जो घर घर बांटा जा रहा है, या ये आप लोगों को नहीं पहुँच रहा है? नहीं पहुँच रहा, सब कुछ नहीं मिल रहा, एक दिन मिलता, 2 दिन नहीं मिलता, 4 दिन नहीं मिलता। आप लोगों के कितने लोगों का ऐसा परिवार है जो लोग आप लोगों को खाना नहीं पहुँच रहा है? पूरा जितना पत्थर वाला जितना सबकी परेशानी यही है। यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि कम से कम इनका 250-300 लोगों का परिवार है जो इन लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये लोग यहाँ पर सरकार से अपनी गुजारिश करने के लिए आई हैं कि हम लोगों की मदद की जाए, हम लोग घर पर रहें, हमारे बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ये लोग यहाँ पर सुबह से बैठी हुई हैं, लेकिन इन लोगों की अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई है। झांसी से एनबी न्यूज, धर्मेंद्र सिंह परिहार। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।